हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जहाँ क्लासेस के पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हिमांशु गर्ग और आज का हमारा जो चैप्टर है वो कल वाली हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 सोशल। टॉपिक आज का हमारा है आयरन और स्टील। जैसे कि मैंने आपको कल बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ आयरन और स्टील के बारे में। देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था। आयरन और स्टील जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का काम करती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में हो, राइट, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मीडियम इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज हो। तो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का जो काम करती है उसको कहते हैं हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री, राइट। डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो अपने मशीनरी वर्क के लिए इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड रहती है। सिंस इट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड। स्टील जो है, स्टील को काफ़ी सारे इंजीनियरिंग गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, डिफेंस में, मेडिकल में, तमाम अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्टील और आयरन इंडस्ट्री को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, यूज किया जाता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट की बात करें या कंज्यूमर गुड्स की बात करें, स्टील जो है वो, आयरन जो है वो हर जगह आजकल यूज होते हुए दिखता है। देखिए, आप अपने घरों में देख लीजिए, आप हॉस्पिटल से ले जाइए, आप रेलवे की बात कर लीजिए, आप रोडवेज की बात कर लीजिए, आप शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप होटल्स की बात कर लीजिए, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां आयरन और स्टील का यूज नहीं हो रहा और अच्छा यूज नहीं हो रहा। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। देखिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड करता है। किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अलग अलग कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहकर किन चीजों को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। भाई, अगर आयरन और स्टील का कंजप्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जब डेवलपमेंट नहीं हो रहा तभी तो कंजप्शन नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति अगर घर में नहीं है तभी तो वो घर का वो राशन पानी है वो खत्म नहीं हो रहा। अगर व्यक्ति घर में है, जी रहा, लिविंग है, तो भाई राशन पानी खत्म क्यों नहीं होगा। ऐसे ही आयरन और स्टील है, क्या है भाई, अगर लोग डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे या ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो 100% ये बात तय है कि आयरन और स्टील का यूज होगा। तो जो आयरन और स्टील का जो कंजप्शन है, ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है, यही दिखाता है कि कंट्री कितना डेवलप कर रही है। आयरन एंड स्टील एक हैवी इंडस्ट्री है बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल, जहां पर जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जो भी फिनिश गुड यूज होता है, वो हैवी होता है, बल्कि होता है, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इसको लाने ले जाने की जो कॉस्ट होती है वो भी हैवी होती है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1। आयरन और 4 के रेशियो में, कोल 2 के रेशियो में और लाइमस्टोन 1 के रेशियो में। मतलब 40% ये, 20% ये और 10% ये, इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कुकिंग कोयल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज एक सब्सटेंस है जिसको स्टील को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड। देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वेयर, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स क्यों लगाए गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको नोट कर लीजिए। आपको 10 बार में से कम 6 बार बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिमेंबर दैट फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। हमने पढ़ा है कि देखिए, फिनिश प्रोडक्ट का बनना ही केवल जरूरी नहीं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के बनने के अलावा जरूरी ये भी है कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहां से उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, या कहां आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, कहां मार्केट, कहां लेबर, कहां पावर, कहां गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको अच्छी मिलेगी। ऐसी चीजें हमें जहां मिल जाती हैं वहीं पर इंडस्ट्रीज को लगा दिया जाता है। 2019 की बात कर रहे हैं, विद 111 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन। अगर हम 2019 की बात करें
2019 में हम 111 मिलियन टन कच्ची स्टील को प्रोड्यूस कर रहे थे। इंडिया का रैंक जो थी वो सेकंड थी वर्ल्ड की क्रूड स्टील प्रोड्यूस, जो कच्ची स्टील प्रोड्यूस करने में इंडिया की सेकंड रैंक थी। इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। हम स्पंज आयरन, हल्की जो आयरन होती है, उसको प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पे थे। हम लार्जेस्ट थे उसमें। इन 2019 में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द कंट्री, अगर हम बात करें 2019 के अकॉर्डिंग, जो पर कैपिटा कंजप्शन था फिनिश्ड स्टील का हमारी कंट्री में, वो 74.3 किलोग्राम था, जो कि और कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। भाई वर्ल्ड का जो एवरेज है, वर्ल्ड में एक व्यक्ति लगभग 229.3 किलोग्राम 229.3 किलोग्राम लगभग यूज कर रहा है, और इंडिया में 74.3 किलोग्राम। तो कहीं ना कहीं हम आज भी बहुत सारी कंट्री से इसके यूज में पीछे हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, जो फिनिश्ड स्टील इंडिया में बनती है उसका टोटल प्रोडक्शन क्या था 2015 और 16 में मिलियन टन्स में 106.60 था। फाइन, हम आगे बढ़ते हैं 2016-17 में 120.14 मिलियन टन्स हो गया, और आगे बढ़ते हैं 2019-20 तक फिर से ये इसमें गिरावट देखी गई और ये 102.62 मिलियन टन्स हो गया। यानी 2016 में 17 में बढ़ा, 17-18 में 126.85 मिलियन टन्स हो गया, और फिर से 2019-20 में इसको 102.62 मिलियन टन देखा। ऐसा क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये सोर्स के थ्रू ये हमारे पास डेटाज आए हैं। फाइन, व्हाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ये क्वेश्चन आप इसको करें और मुझे बताएं आपको आया नहीं आया। नहीं आएगा तो मैं आपको अपनी किसी भी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। व्हाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? भाई इंडिया में जो पर कैपिटा कंजप्शन है स्टील का, जो कंजप्शन है, जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो पर कैपिटा जो कंजप्शन है स्टील का, वो कम क्यों है इंडिया में? इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, कुछ मिनी स्टील प्लांट्स लगाए गए। मिनी स्टील प्लांट्स जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं, यानी बिजली से चलने वाली भट्टियां हैं। यूज स्टील स्क्रैप इन स्पंज आयरन, स्टील स्क्रैप, जो स्टील का जो स्क्रैप होता है, जो कबाड़ा होता है, उसको यूज करते हैं। स्पंज आयरन को यूज किया जाता है। दे हैव वी रोलर्स, देन यूज स्टील इंगोट्स एज वेल, दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। मतलब वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी की स्टील को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले क्या इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने का? रॉ मटेरियल को प्लांट में ले जाया जाता है। फाइन, प्लांट को ब्लास्ट फर्नेस, जो रॉ मटेरियल होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में ले जाते हैं, भट्टियों में ले जाते हैं। हाँ, आयरन को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन की फ्लेक्सिंग की जाती है, उसके लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है। जो स्लैग होता है, थोड़ा बहुत जो कचरा वगैरह होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और कोक को यहाँ पर, कोयले को यहाँ पर बर्न किया जाता है एक अच्छे तादाद में। फाइन, मोल्टन जो फिर उसके बाद ये जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलने के बाद ये सारे जो इसमें लाइमस्टोन ऐड किया गया, कोक ऐड किया गया, इसके बाद ये पिग आयरन की फॉर्म में आ जाता है, ये मोल्टन मटेरियल बन जाता है। फिर इसको जो माउल्स होते हैं, जिनको हम पिग्स कहते हैं, उसमें हम डाल देते हैं इस मोल्टन आयरन को। इसके बाद स्टील की मेकिंग होती है। स्टील की मेकिंग के बाद इसको शेपिंग मेटल में, यानी इसको रोलिंग, प्रेसिंग, मतलब जो भी इसका रोलिंग करना होता है, प्रेस करना होता है, जो भी आप शेप देना चाहते हैं, आप स्टील को उस तरीके की शेप दे सकते हैं। ये हमारा इसका मेकिंग होती है पूरी। इस तरीके से हम स्टील को बनाने का काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप एक मैप भी देख सकते हैं, और उस मैप में आपको इंडिया के आयरन और स्टील प्लांट देखने को मिलेंगे। देखिए, इस मैप में आपसे पूछता है कि आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा भद्रवती पूछा जाता है। फाइन, भद्रवती है, विजयनगर है, सालेम है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है, रौरकेला है, जमशेदपुर है, बोकारो है, बर्नपुर है, दुर्गापुर है। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो इंडिया में आयरन और स्टील के लोकेटेड हैं। तो आप इन प्लांट्स के बारे में भी एक बार देख लीजिए, मैप का क्वेश्चन बनेगा, इसकी लोकेशन को लोकेट करना सीख लीजिए। फाइन, कि कौन सा प्लांट जो है वो कहाँ पे, बोकारो भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, दुर्गापुर भी पूछ लिया जाता है ना। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडलेस एवरीथिंग इन वन प्रोसेस। दो तरीके के प्लांट, एक होता है मिनी प्लांट, जहाँ पे बहुत कम तादाद में काम होता है, जहाँ पे मशीनरी भी बहुत कम होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सारा प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल को डालने से लेकर एक अच्छी स्टील प्रोडक्ट के तौर पर निकालने तक, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एक ही जगह हो रहे होते हैं।
और बड़े स्केल पर हो रहे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एक लार्ज हैंडलेस होता है, यहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है, फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, ये सारी चीज़ें जिस एक जगह हो रही होती हैं उसको हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भाई स्टील आयरन और स्टील के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर मतलब ओन्ड बाई गवर्नमेंट, फाइन। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जो उसको ऑथराइज सेक्टर है इसका स्टील और आयरन का। इन द 1950s में चाइना और इंडिया जो है वो सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस करते थे। आज चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील के मामले में। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है जहां पर इंडिया में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिलेटिव एडवांटेजेस है इस रीजन के, जो इस रीजन में जो एडवांटेजेस हैं उनको देखते हुए इन इंडस्ट्री को यहाँ लगाया गया। मैंने आपको बताया कि बिना एडवांटेजेस के हम किसी इंडस्ट्री को कहीं नहीं लगाते। इसमें क्या है भाई, ये वो रीजन है जो इस इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि यहाँ रॉ मटेरियल, यहाँ हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल, यहाँ लो कॉस्ट पर आयरन ओर, यहाँ पर चीप लेबर, यहाँ पर होम मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाती हैं। तो इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ईयर इंडिया एक इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। आज भी वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म, लेकिन आज भी हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये चैलेंजेस है। व्हाट आर द चैलेंजेस? तो भाई ऐसा क्यों है, हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीज़न क्या है? हाई कॉस्ट, सीधा हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इसकी कुकिंग कोल बहुत जरूरी है स्मेल्टिंग वगैरह के लिए, है ना। कुकिंग कोल बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल की, लेबर को जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उतना लेबर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दूसरा, इरेगुलर सप्लाई एनर्जी की, भाई एनर्जी चाहिए, लाइट चाहे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हो या कुकिंग कोल हो, एनर्जी तो चाहिए भाई किसी चीज़ इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो वो एनर्जी की सप्लाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक ही जगह सारे काम हो सके, फाइन, तो या फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो सके, मशीनरी बहुत अच्छी हो सके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आयरन और स्टील के लिए होना चाहिए वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, इवन तो इसी वजह से हम जो गुड क्वालिटीज़ की स्टील होती है वो हम और अदर कंट्रीज से भी इंपोर्ट करने का काम करते हैं। हाउएवर जो ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो सफिशिएंट है हमारी डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए, फाइन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाहर भी कुछ भेज सकें। लिबरलाइजेशन जब से हुआ है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेड बैरियर्स। जब जो सारे बैरियर्स, जो व्यापार में जो बैरियर्स लगाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वगैरह, जब इन सारे बैरियर्स को हटा दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, फाइन। तो जब से लिबरलाइजेशन लगाए, जब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, फॉरेन की कंपनी डायरेक्ट आके आपके इन्वेस्ट कर सकती है, तो इससे इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने आयरन और स्टील में हाथ डालना शुरू किया है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिस्को, रतन टाटा की जो कंपनी है, तो तब से भी इन कंपनी को थोड़ा बूस्ट मिला है। देयर इज नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटेटिवली। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कुछ सेक्टर्स लगाने की जरूरत है जिससे कि हम और अच्छी स्टील को प्रोड्यूस कर सकें और हम ना ही केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है, फाइन। तो भाई इसके बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इसमें CBSE बोर्ड के द्वारा कटवा दिए गए हैं, ये इसका पार्ट नहीं है, फाइन। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाइक जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हैं, चाहे 3 व्हीलर्स हैं, चाहे 4 व्हीलर्स हैं, चाहे पैसेंजर्स कार्स हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो भी हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आती हैं। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड
व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रक है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, या फिर वो व्हीकल्स जो मल्टी यूटिलिटी, यानी मल्टी यूटिलिटी मतलब मल्टीपल पर्पज के लिए काम में आते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन मतलब लास्ट कुछ 2 मिनट पहले, कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी चीज़ों को टैक्स से रेस्ट्रिक्ट कर दी, रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते, टैक्सेस बियर करने पड़ेंगे, ये तो फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्स बैरियर्स, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ आने लगी हैं। कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, जो पहले इंडिया में केवल कुछ लोकल मॉडल्स देखे जाते थे, रेगुलर मॉडल्स देखे जाते थे, अब वो नहीं देखे जाते। हेल्दी ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री की। पैसेंजर कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, तमाम अलग अलग तरीके के ऑटोमोबाइल देखे जाते हैं। फाइन, आज आप देखते हैं अपनी सड़कों पर आपको एक तरीके की गाड़ी नहीं दिखेगी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया से बढ़िया मॉडल्स, अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ, तमाम एडवांस मॉडल, एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, तमाम तरीके की गाड़ियाँ देखी जाती हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जमशेदपुर, लखनऊ, बेंगलोर, इंदौर, तमाम ये वो जगह हैं जहाँ पर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सेटअप होता हुआ देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्लांट जो है, सबसे ज़्यादा यूनिट जो है वो चेन्नई के अंदर ऑटोमोबाइल्स की लगाई जाती है। इसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप और भी बहुत सारा पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको इतना ही दिया हुआ है कि कितनी कितनी यूनिट्स कहाँ कहाँ लगाई गई हैं और ऑटोमोबाइल से क्या फ़ायदा है, किस तरीके की हेल्प हमें ऑटोमोबाइल से मिलती है। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आप लोग समझ रहे हो नाम से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो कवर करती है हमारे ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, पहले जो रेडियोज़ वगैरह आते थे, जो ट्रांजिस्टर वगैरह आते थे, जिससे हमारे जो बुजुर्ग घर में लोग थे, बाबा दादी वगैरह, जो पहले वो कहानियाँ, गाने या नेशनल न्यूज़ को सुना करते थे, ट्रांजिस्टर्स वो होते हैं। और उनसे लेकर आज की टीवियाँ, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही आती हैं। ये सारी चीज़ें जो टेलीफोन है हमारा, सेलुलर टेलीकॉम है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रेडार कंप्यूटर्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आते हैं। बेंगलोर को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेंगलोर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर जो है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा, बेंगलोर, इन सारी जगहों पर, कोयम्बटूर वगैरह, ये सारी जगहों पर मेजर इंडस्ट्री को कंसंट्रेट किया गया है। नोएडा में, पुणे में, हैदराबाद में। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मेन मोटो रहा है इंडस्ट्री का कि किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, लोगों तक काम पहुंचाया जाए, लोगों तक रोजगार पहुंचाया जाए। द कंटिन्यू ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। जिस तरीके से हार्डवेयर में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ इंजीनियर्स नए नए डेवलप हो रहे हैं, नई नई सोच लेकर आ रहे हैं लोग, इससे हमारी IT इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया की, उसको सक्सेस मिल रही है। ना ही सिर्फ इतना, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसमें हम अब आगे बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए इंडस्ट्रीज होती हैं तो पॉल्यूशन तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा ही अच्छा हो। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दे हैव कॉज कैन नॉट बी ओवरलुक। जिस तरीके से भाई डेवलपमेंट तो कर रही है, लेकिन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नोइज पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को जिस तरीके से ये इंडस्ट्री डिग्रेड करने का काम कर रही है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको कम करने का काम कर रही है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्री से 4 तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड है, नॉइज है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन इंडस्ट्री से देखे जाते हैं। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है इसमें थर्मल पावर प्लांट्स, फाइन, ये भी इंक्लूड है। एयर पॉल्यूशन की मैं बात करूं, एयर पॉल्यूशन की बात मैं करता हूं, तो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। जो भी अनडिजायरेबल गैसेज है ना, CO2 वगैरह है या मीथेन वगैरह, जो भी अनडिजायरेबल गैसेज हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के काम में आती है, पॉल्यूट करती हैं और डिग्रेड करती है क्वालिटी को एनवायरनमेंट में। सच एज सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इससे क्या होता है, इससे एयरबोर्न डिसीजेस पैदा होते हैं। इनकी वजह से एयरबोर्न डिसीजेस पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल जो पार्टिकुलेट होता है, जो सर्कुलेट होता है एनवायरनमेंट में, इसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल, डस्ट है, स्प्रे है, मिस्ट है, ये सारी चीज़ें, स्मोक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये स्मोक जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से और पेपर फैक्ट्री से निकलता हुआ दिखता है, फाइन। तो इस तरीके से ये जो टॉक्सिक गैसेज हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैजार्डस होती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका एक अकेला एग्जाम्पल है, फाइन, जहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान देखने को मिला। ये एनिमल्स को, प्लांट को, बिल्डिंग को, एटमॉस्फेयर को, ह्यूमन हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने का काम करती हैं। वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन मेनली सब लोग जानते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन होता है, और इसको जब डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एंड पेपर इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्रीज है, डाइंग इंडस्ट्री है, और आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज है, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, ये मेटल्स, लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल, कार्बन है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारी डायरेक्ट निकल कर पानी में जाती है और ये कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करने का काम करती है। इससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है पानी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। थर्मल पॉल्यूशन की बात करें भाई, तो देखिए भाई जब हम थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो थर्मल का मतलब होता है हीट, उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है कैसे। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स, थर्मल पॉल्यूशन जो वाटर में होता है वो अकर जब हम डायरेक्टली फैक्ट्री से, थर्मल प्लांट से जो पानी निकल रहा है उसको बिना कूल किए, बिना ट्रीट किए, बिना बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल मेथड्स अपनाए डायरेक्टली उसको पॉन्ड्स में या रिवर में डाल देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। जो वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर वेपन जहाँ बनाए जाते हैं, ये जो प्रोडक्शन जिन जगहों पर होता है, इससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस, ये सारी चीज़ें लोगों को देखने को मिलती हैं। हाँ, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। जब सॉइल पॉल्यूट होगी तो वाटर भी पॉल्यूट होगा, या वाटर पॉल्यूट है तो वो सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा। जिस तरीके से वेस्ट को डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, जिस तरीके से हम कूड़े कबाड़े को, कचरे को, ग्लासेस वगैरह को जमीन में गाड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो पैकेजिंग सॉल्ट होते हैं, गार्बेज वगैरह होते हैं, उसको हम, तो ये कहीं ना कहीं जब उसको अंदर सॉइल के अंदर दबा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं सॉइल को यूजलेस बनाने का काम करते हैं। रेन वाटर जो होता है वो गिरता है ज़मीन पर, तो कहीं ना कहीं इनको इस पानी के थ्रू ये सब चीज़ें अंदर जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो अंडर ग्राउंड वाटर है वो भी इससे पॉल्यूट होने का काम करता है, तो इससे पॉल्यूट होता है वो देखा जाता है। इसके बाद हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन ना ही केवल इरिटेशन पैदा करता, ना ही केवल एंगर पैदा करता, बल्कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब ऊंचा सुनना या कम सुनना, ये इस तरीके की बीमारियां भी पैदा करता है, और इससे लोगों पर ब्लड प्रेशर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी दिखे जाते हैं। जो अनवांटेड साउंड होता है वो एक इरिटेंट सोर्स होता है, स्ट्रेस प्रोवाइड करता है लोगों का। ये वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिनके घर के पास मैरिज होम्स वगैरह होते हैं, जिनके घर के आसपास लोग लगातार साउंड वगैरह बजाते रहते हैं, या जिनके घर के पास फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, या जिनका घर हाईवे पे लोकेटेड है, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वू वू वू, आपने देखा बुलेट में साइलेंसर वगैरह इस तरीके से फिट कराना, फाइन, जिनमें जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, है ना। फैक्ट्रीज में साइलेंसर्स ना होना जो आवाज़ को रोकें, फाइन। शादियों में लगातार वो गाने बजाना या बहुत तेज तेज गाने बजाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक इरिटेशन को प्रमोट करती हैं, है ना। तो
ये नॉइज पॉल्यूशन है जो फैक्ट्री इक्विपमेंट मशीनरी से देखा जाता है। इंडस्ट्रियल में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, कहीं आसपास कोई कुछ बनना है तो उसमें जो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जनरेटर्स वगैरह चला देते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कोई ड्रिल वगैरह चल रही है, दीवार में छेद करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और ये नॉइज पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई अवर इंडस्ट्री पॉल्यूट 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। देखिए सीधी सी बात है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो गंदगी होती है वो अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। मतलब एक बाल्टी आप भर दीजिए पानी से और उसमें केवल 2 बूंद नाली का पानी डाल दीजिए या कोई भी गंदा पानी डाल दीजिए, क्या अब वो बाल्टी आपकी जो पूरी पीने के योग्य थी, क्या अब वो पीने के योग्य रहेगी? नहीं। तो एक बूंद भी खराब पानी की एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर को बर्बाद कर सकती है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? भाई जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो फ्रेश वाटर को इंडस्ट्री पॉल्यूट कर रही है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? कुछ सजेशंस है। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। भाई पानी का कम से कम यूज किया जाए, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस में यूज़ किया जाए। भाई जैसे कि खराब हो गया तो धोने के लिए यूज़ कर लो, वेसल्स धोने के लिए यूज़ कर लो, ज़मीन धोने के लिए यूज़ कर लो, है ना। दूसरा, इनको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। तीसरा क्या है कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर जो आ रहा है पानी, उसको कहीं ना कहीं आप हार्वेस्ट करिए, टंकार्स बनाइए, टैंक्स बनाइए, कुल्स बनाइए, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करिए जिससे ये पानी आपके काम में आए, तो फ्रेश वाटर आप बचा सकते हैं। फाइन। आप जब भी हॉट वाटर जो है वो छोड़े पॉन्ड वगैरह में, रिवर वगैरह में, तो उसको अच्छे से ट्रीट करें। बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रीटमेंट जो भी होते हैं, स्क्रीनिंग करना, ग्राइंडिंग करना, फ्लोकुलेशन करना, इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेस अपनाना, केमिकली और फिजिकल प्रोसेस अपनाना, वाटर को रिसाइकिल करके, है ना, वाटर की रिसाइकिलिंग करना, ये सारे तमाम मेथड ऐसे हैं जिससे हम फ्रेश वाटर को बचाने का काम कर सकते हैं। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर। देखिए ओवर ड्रॉइंग करेंगे तो ग्राउंड वाटर के थोड़ा सा एक थ्रेट है, झटका है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है वैसे ही, और फिर आपके इस ज़्यादा यूज़ से और गलत तरीके के यूज़ से वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, राइट। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर। देखिए इनर्शियल सेपरेटर्स लगाइए, फैक्ट्री में स्क्रबर लगाइए, चिमनीज लगाइए, है ना, जो इनको हम फिल्टर्स वगैरह के कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट लगाइए, जो धुआं निकले वहाँ से वो साफ निकलना चाहिए, उसमें कार्बन की प्रेजेंस बहुत कम होनी चाहिए, तो हम अपने एटमॉस्फेयर को भी बचा सकते हैं, एयर में जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको फैलने से बचा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। हमें नए तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी की एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हम नॉइज पॉल्यूशन को बचा सकें, जिससे कि हमारा जो मशीनरी है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करे और पॉल्यूशन कम फैलाए। आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनरीज ऐसी आ रही हैं, आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, BS4 आया, फिर BS6 आ गया। ये क्या है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई जा रही हैं। आप नॉइज ऑब्जर्विंग मटेरियल से यूज़ करिए, जैसे कि भाई पर्सनल ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। पर्सनल ईयरप्लग्स का यूज़ कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। फाइन। साउंड धीरे चला सकते हैं, आप भाई खुद को सुनना है या जगत को सुनाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही चीज़ें हैं जो चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फाइन। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब नहीं होगा, आप इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहते हैं, सही बात है भाई। देखिए हर देश चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, हर देश चाहता है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो, लेकिन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। उसको करने के चक्कर में आप एनवायरनमेंट को ना भूलें, आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें और तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर को दांव पर लगा दें, ये सही नहीं है। जो चीज़ हमें अपने पूर्वजों से मिली है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी उसको आगे लेकर जाना है, अपने लोगों को प्रोवाइड कराना है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है NTPC। सब भूल जाते हैं इसको, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। देखिए NTPC क्या है? NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन।
एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर। मेजर पावर प्रोवाइडिंग, मैंने आपको बताया कि भाई हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए पावर, तो एनटीपीसी उस पावर को प्रोवाइड करने का इंडिया के अंदर काम करता है। एनटीपीसी जो है वो पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ईएमएस। इसके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है। आईएसओ मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ सर्टिफिकेशन जिस कंपनी को मिल जाता है या जिस चीज को मिल जाता है, ये माना जाता है ये इसकी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, इसमें खराबी नहीं है। तो जो एनटीपीसी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है कि किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को मैनेज किया जा सके। द कॉर्पोरेशन हैज द प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट। इसकी पहली अप्रोच है, इसकी पहली पहुंच है कि भाई किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, नेचुरल एनवायरमेंट को। वाटर है, ऑयल है, गैस है, फ्यूल्स है, और इसके लिए अलग अलग जगह पर पावर प्लांट लगाए जाए। एनटीपीसी का पहला पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। भाई जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक वाले इक्विपमेंट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उनका हम सही तरीके से यूज़ करें, जिससे कि पॉल्यूशन भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। फाइन। सेकंड, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। भाई वेस्ट जनरेशन, हम वेस्ट कम से कम जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स को अपने अच्छे तरीके के लिए यूज़ कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर के बैगेज है, हम बैगेज का यूज़ नहीं कर पाते, तो भाई उस बैगेज का यूज़ करना चाहिए। तो ये एनटीपीसी कहता है, उससे हम कहीं ना कहीं पावर को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। हम ग्रीन बेल्ट को तैयार करें। मध्य प्रदेश में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश का एग्जांपल है ना, मध्य प्रदेश का जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें आप इसको देख सकते हैं। रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, वहाँ पर उन्होंने जो लैंड डिग्रेडेशन था उसको रिवर्स कर दिया पूरा। जो लैंड डिग्रेडेड थी उसको अच्छा बना के यूज करने लगे लोग, है ना। वहाँ पे लोगों ने ग्रीन बेल्ट लगा। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं सारे लोग, है ना। भाई नेचर को अगर इकोलॉजी को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको प्लांटेशन करना चाहिए। फाइन। आपको ग्रीनरी को एडमायर करना चाहिए, उसको आगे लेकर जाना चाहिए। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल, अगर हम अफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो ये ग्रीन बेल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, और ये होना बहुत जरूरी है। फोर्थ है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट। भाई अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, चाहे लिक्विड वेस्ट को हम कम करें, चाहे हम अपनी एश मतलब या पॉन्ड मैनेजमेंट करें, फाइन, या वाटर से जो भी मतलब गंदगी फैल रही है, तो हम अलग अलग मैनेजमेंट के थ्रू रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। ये एनटीपीसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट क्या है? इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। हम जो कर रहे हैं उसको मॉनिटर करें, उसको रिव्यू करें, जो वाकई में चीजें करी जा रही है उनका कुछ यूज है या नहीं है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं है। ये एनटीपीसी के मेजर से सारे पावर स्टेशन के लिए मॉनिटरिंग करना, हर चीज का एक डेटाबेस तैयार करना, तो ये सारे एनटीपीसी के पॉइंट्स। एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फाइन। इसके अंतर्गत एक रामागुंडम प्लांट भी लगाया गया है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आज की हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना और चाहता हूँ। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा इसमें, भाई कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिल्स को जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्यों लगाया गया है, फाइन। इंटीग्रेटेड जो पावर प्लांट है स्टील के, वो मिनी पावर प्लांट से कैसे अलग होते हैं, और किस तरीके के चैलेंजेस आयरन और स्टील इंडस्ट्री फेस कर रही है। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप ये ज़रूर पढ़ें कि भाई वो इंडस्ट्री अगर कहीं लोकेटेड है तो क्यों लोकेटेड है, और उसके वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही है, उसका इंडिया की इकोनॉमी। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कैसे हैंड इन हैंड चलते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे को, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये दोनों के बारे में क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प करते हैं। इसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट है उसने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है उसने इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैं आपको बता दूं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ की रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसको अलग अलग व्यापार डिवाइड किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अलग अलग है, मिनरल बेस्ड अलग अलग है, मेन रोल की बेसिस पे बात करें या बेसिक और की इंडस्ट्री बात करें तो अलग अलग है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अलग अलग है। तो मतलब अलग अलग तरीके, ओनरशिप के बारे में बात करें तो अलग अलग है। तो भाई किस बेसिस पर इंडस्ट्री के डिवीज़न क्या है उसके इसमें उसको भी बहुत ज़्यादा देख लें। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो उसके लिए मुझे ज़रा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में डालिए। और इसके अलावा बोर्ड से रिलेटेड अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए हो, आप चाहते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं या बोर्ड में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेट आ सकते हैं, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरी हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत स्पेसिफिक मिलेगा, कंटेंट बहुत स्पेसिफिक होगा, शॉर्ट होगा, क्रिस्पी होगा, क्रंची होगा, आपको मज़ा आएगा। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।